Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.arodaies.com. और अगर आप माइंड मैप्स को परचेज करना चाहते हैं देन यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। और पीजीबी बैच को ज्वाइन करने के लिए या फिर कोई क्वेरीज के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक हम जो पॉलिटी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था उसको कवर कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि जो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है पॉलिटी का उसको हम साइड बाय साइड कवर करते चलेंगे। फॉर इंस्टेंस कि जैसे हम सबसे पहले प्रेसिडेंट को कवर करेंगे तो प्रेसिडेंट के बाद हम वाइस प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर को कवर करेंगे। अब जो चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं ऐसे चलेंगी, यानी कि प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर, देन वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ मिनिस्टर का होगा, उसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस अब जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होके चैप्टर यहाँ भी चलेंगे। आज का हमारा पहला चैप्टर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में दे रखा है एंड इट डील्स विद आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। और पार्ट 5 किस चीज से डील करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या कौन कौन आता है? हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट है उनको हेड ऑफ इंडियन स्टेट भी बोला जाता है और जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्शंस कैसे होती हैं प्रेसिडेंट की, कौन कौन जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। कौन कौन होता है इस इलेक्टोरल कॉलेज में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नॉमिनेटेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं। सेकंड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स। और जो यूटीज हैं यानी कि दिल्ली एंड पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स। नेक्स्ट आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और दूसरा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये जो सब लोग हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे क्या आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, कि जो अलग अलग स्टेट्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे एंड एज वेल एज द पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स, और स्टेट्स में खुद में भी पैरिटी बनी रहे। इस चीज के लिए क्या किया गया है? द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट एज अ इलेक्शन। हर जो वोट है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की या फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स की, उनको प्रॉपर नंबर ऑफ वोट्स दी गई हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इनकी वोट्स को काउंट करेंगे, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स हैं यानी कि एमएलएज एंड एमपीज हैं, कैसे उनकी वोट को काउंट किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है। वो कैसे निकलेगी? जिस स्टेट के एमएलए की आपको वैल्यू निकालनी है उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उस असेंबली में वो मल्टीप्लाई बाय 1/1000। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आएगा? टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल एमएलए, सारी स्टेट्स के एमएलए की जो वैल्यू होगी वोट की वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जितने भी पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनकी टोटल नंबर्स। और सब ऊपर क्या आएगा? टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, यानी कि सारे स्टेट्स के सारे एमएलएज की वोट की वैल्यू।
सो प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो इसका क्या मतलब है कि जिस टाइम पे प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं, मान लीजिए कि कोई 4 पर्सन जो थे वो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे, तो उनमें क्या होगा, उनको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा जिसमें जो मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, वो इनको वोटिंग देंगे, इनको प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए कि किसी ने सेकंड को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी, फोर्थ को अपनी सेकंड प्रेफरेंस दी, और इनको थर्ड प्रेफरेंस, और फर्स्ट वाले को फोर्थ प्रेफरेंस दी। तो ऐसे करके ही जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे अपनी वोटिंग देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई होगी उनको काउंट किया जाएगा, और इनमें से जिनको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी उनको इससे बाहर निकाल दिया जाएगा इस प्रोसेस से, और बाकी जो बचे हैं उनमें फिर से जो है वो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो ऐसे करने के बाद जब वो एक इलेक्टोरल कोटा को मीट करेंगे, मतलब जितना वहाँ यहाँ पे कोटा चाहिए होगा, अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर इलेक्टेड, अगर किसी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए उसको एक फिक्स्ड कोटा मीट करना होगा कि इतनी जो वोट्स है उनके हक में होनी चाहिए। सो वो इलेक्टोरल कोटा किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, जितनी टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड हुई हैं, डिवाइडेड बाय 1+1, और +1 यहाँ पे दे रखा है। सो जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होंगे प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के बारे में, वो सारे इंक्वायर, और उनके बारे में जितनी भी डिसीजंस लेने होंगे वो सारे सुप्रीम कोर्ट ही लेगी, और वो जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। और कुछ जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया इस सिस्टम को कि आप जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस को इनडायरेक्ट क्यों करवाते हो, ये तो एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और उन्होंने क्या कहा कि आपको जो है प्रेसिडेंट की डायरेक्ट इलेक्शंस करवानी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के नॉमिनल हेड हैं, क्योंकि जो सारी पावर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास है। जो प्रेसिडेंट है उनको सिर्फ साइन करना होता है, जो रियल पावर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो अगर नॉमिनल हेड के लिए भी हम इतनी सारा तामझाम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं उस चीज़ के लिए काफ़ी सारा जो है पैसा खर्च होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं वो, तो उसमें क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। वही दे रखा है यहाँ पे कि डायरेक्ट इलेक्शंस आर कॉस्टली, क्योंकि डायरेक्ट जो इलेक्शंस है वो बहुत कॉस्टली होती हैं और बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, और जो सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड है, नॉमिनेटेड नॉमिनल हेड है, तो उसके लिए हमें इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन, कि प्रेसिडेंट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या ओथ लेगा प्रेसिडेंट, और कंडीशंस क्या रहेंगी। फर्स्ट आता था हमारा क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शंस एज अ प्रेसिडेंट। सो जो पर्सन है टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, कौन सा पर्सन एज एलिजिबल माना जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? जो इंडिया का सिटीजन होगा, एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और वो लोकसभा की इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए, यानी कि वो इनमें कहीं भी काम नहीं कर रहा होना चाहिए। अगर वो कर रहा है, जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा तो उसको वो ऑफिस वहाँ पे अपना छोड़ना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आती है हमारी ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। सो जिस टाइम पे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर होगा उससे पहले प्रेसिडेंट को एक ओथ लेनी होगी। क्या होगा उस ओथ में? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, की जो प्रेसिडेंट है वो फेथफुली अपना एग्जीक्यूट करेगा ऑफिस को, वफादार रहेगा अपने ऑफिस के प्रति। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, और प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रिजर्व करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा, और लॉज को भी प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करेगा। एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और अपने आप को जो इंडिया के लोग हैं उनकी सर्विस के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए डिवोट करेगा। और जो ओथ है प्रेसिडेंट की, वो कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंटीज में जो है, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट को।
सो नेक्स्ट आता है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है। फर्स्ट है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो जो पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, अगर कोई ऐसा पर्सन एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उसको जो अपनी सीट है वो छोड़नी पड़ेगी ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि जिस दिन वो अपने ऑफिस में एज अ प्रेसिडेंट एंटर होगा उस दिन उसको अपनी वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की वो सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। और वो जो पर्सन है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे कि उस पर्सन को जो है बिना किसी रेंट की पेमेंट किए वो राष्ट्रपति भवन में रह सकता है। नेक्स्ट इज ही इज एंटाइटल्ड टू सच एमोलमेंट अलाउंसेस प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, और उसको जो भी अलाउंसेस जो एमोलमेंट्स और प्रिविलेजेस के बारे में पार्लियामेंट में बात बोला है वो सारी उसको दी जाएंगी। एंड हिज एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस कैनॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, तो 5 साल में जो प्रेसिडेंट है उसकी जो अलाउंसेस एंड एमोलमेंट्स है उनको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस टाइम उसको इलेक्ट किया गया था, मान लीजिए उस टाइम पे उसकी जो सैलरी थी वो 5 लाख थी, तो वो पूरे 5 साल में वो 5 लाख ही रहेगी, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। सो नेक्स्ट आती है हमारी टर्म्स, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी, यानी कि टर्म्स कितने टाइम के लिए रहेगा, इम्पीचमेंट कैसे हटा सकते हैं, एंड वैकेंसी। टर्म में क्या आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है और वो जब चाहे अपना रिजाइन दे सकता है, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। एंड होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद वो ऑफिस कैसे होल्ड करेगा, जब तक उसका कोई सक्सेसर आके अपने चार्जेस एज्यूम नहीं कर लेता। कि इलेक्शंस हो गई हैं जब मान लीजिए प्रेसिडेंट की, बट अभी ओथ लेना बाकी है, तो तब तक जो पुराने वाला प्रेसिडेंट है होंगे वो ही वहाँ पे रहेंगे, और वो जो प्रेसिडेंट होंगे वो री इलेक्शंस के लिए भी एलिजिबल होंगे। बट यूएसए में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट यानी कि कैसे जो है प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर प्रेसिडेंट जो है उसने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहा है तो प्रेसिडेंट को वहां से इम्पीच किया जा सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये वर्ड है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सी जो ऐसे बातें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको वायोलेशन माना जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन कर रहे हैं। सो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे आप चाहो तो लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप चाहो तो उसको राज्यसभा में भी स्टार्ट कर सकते हो। और जो वो चार्जेस लगाए जाएंगे उनको 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउसेस जो है वो साइन करेंगे। देन उसके बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। नोटिस के बाद क्या होगा, उनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलेगा। अगर उस प्रोसेस को 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से पास किया जाए, यानी कि 2/3 जो मेंबर हैं हाउस के वो उसको वोट कर दें, देन वो उस इम्पीचमेंट प्रोसेस को नेक्स्ट हाउस में भेज दिया जाएगा। तो जो नेक्स्ट हाउस होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा उसके चार्जेस को, और जो प्रेसिडेंट है उसको ये राइट है कि जिस टाइम उस पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो वहाँ पे अपीयर रह सकता है, वहाँ पे रिप्रेजेंट रह सकता है। एंड द अदर हाउस जो होगा उस हैज़ टू बी सस्टेन द चार्जेस एंड पास द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन। अगर वो दूसरा हाउस भी बाय 2/3 मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है, देन प्रेसिडेंट क्या हो गए, अपनी पद से हट जाएंगे। और जो ये इम्पीचमेंट है वो एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, बिकॉज जो नॉमिनेटेड मेंबर है ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो जिस टाइम पे प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हुई थी वहां पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट उसकी इम्पीचमेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑफ स्टेट एंड यूटीज लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेट एंड यूटीज के इलेक्टेड मेंबर्स थे वो यहाँ पे उसकी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट
ये जो मेंबर्स थे वो उसकी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस बात को आपको ध्यान से देखना होगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा वैकेंसीज इन द प्रेसिडेंट हाउस, कि किस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हाउस में वैकेंसी होगी। सबसे पहली तो है कि मान लीजिए कि 5 साल का टेन्योर जो था वो प्रेसिडेंट का कंप्लीट हो गया है, तो अब क्या होगा, फिर से इलेक्ट किया जाएगा न्यू प्रेसिडेंट को। सेकंड क्या है कि बाय हिज रेजिग्नेशन, की अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दे। थर्ड आता है हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया था, तो उसकी इम्पीचमेंट हो जाए। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वेकेंट हो जाएगा, और या फिर उसकी डेथ हो जाए। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकेम डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। जिस टाइम पे मतलब वो डिक्लेयर हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर हो जाएगा उसका ऑफिस के लिए उस टाइम पे, या फिर उसकी जो इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उस टाइम पे जो होगा प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट माना जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड इज लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स। तो फर्स्ट पावर देखेंगे हम, दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन से पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास। सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, कि जितने भी जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम के अंदर लिए जाते हैं। बिकॉज कभी भी लोकसभा या राज्यसभा कोई बिल या फिर कोई लॉ पास करती है, तो एंड में जाके उसको रेगुलेट करने के लिए प्रेसिडेंट के साइंस की जरूरत होती है। Second is he can make rules specifying the manner in which order or other instrument made and execute in his name। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि वो ये रूल बना सकता है कि कैसे जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लॉज हैं उसके नाम के अंदर जो बनाए गए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, उनको कैसे चलाया जाएगा, कैसे उनको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। और वो क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है बिजनेस की मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए। किन के बिजनेस के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए। एंड फॉर एलोकेशन ऑफ सेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स, और कैसे वो जो बिजनेस है उनको मिनिस्टर्स में डिवाइड किया जाएगा, कौन से मिनिस्टर में को कौन सा बिजनेस दिया जाएगा, उसके बारे में भी प्रेसिडेंट है जो वो रूल्स बनाएगा। नेक्स्ट आता है कि प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, तो वो जो है वहां पे उसकी प्लेजर पे ऑफिस जो है होल्ड करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर या फिर अदर मिनिस्टर्स को हटा सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो खुद जो है वो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहे भी काम करता है। सो यहाँ पे जो होगा कि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि हाँ ये मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है या फिर इसको हटा दो, तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। नेक्स्ट है ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और इसकी जो रिनोमिनेशन होगी उसको भी यही डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, यूपीएससी का चेयरमैन एंड उसके मेंबर्स, स्टेट गवर्नर एंड चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सब को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। सो नेक्स्ट आता है ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन प्रपोजल फॉर रेजोल्यूशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि वो प्रेसिडेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि आप जो यूनियन के अफेयर्स हैं उनको कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हो, उनमें क्या उनकी कैसे काम चल रहा है उसके बारे में। एंड नेक्स्ट इज ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे और वो क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है फॉर सब कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द मिनिस्टर्स बट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। कि कोई ऐसा डिसीजन है जो मिनिस्टर्स के द्वारा ले लिया गया है बट उसको काउंसिल के द्वारा कंसिडर नहीं किया गया है, तो वहाँ यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखिए कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट इज ही कैन अपॉइंट अ कमीशन, वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि SC STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन कैसी है। एंड ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एन इंटर काउंसिल
स्टेट काउंसिल, वो एक इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो उसको अपॉइंट कर सकता है। एंड ही कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको यूटीज में अपॉइंट करके खुद वहाँ पे डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकता है। एंड ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया एंड हैज पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, और वहाँ पे जो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज होंगे उनको जो है एडमिनिस्टर भी कर सकता है। सो नेक्स्ट आती है हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो इंटेग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो और वो कौन कौन सी जो पावर है प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं? फर्स्ट इज ही कैन समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। कि प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर्स को समन भेज सकते हैं एंड उनको प्रोरोग भी कर सकते हैं, यानी कि स्थगित कर सकते हैं पार्लियामेंट को। सम्मन मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी सेशन जो है स्टार्ट होने वाले हैं लोकसभा के, तो उसके लिए जो है एक लेटर टाइप जो है वो प्रेसिडेंट भेज सकते हैं मिनिस्टर्स को। एंड ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और वो दोनों हाउसेज को जॉइंट सिटिंग के लिए भी समन भेज सकते हैं। एक बुलावा टाइप हो सकता है कि जैसे लेटर भेज दिया कि हाँ आपको जॉइंट सिटिंग के लिए आना है। So next is he can address the parliament at the commencement of first session। जैसे कि अभी मान लीजिए लोकसभा की इलेक्शंस हुई तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें जो प्रेसिडेंट है उसको एड्रेस करेगा। और जो फर्स्ट सेशन हर साल का होता है, जिस टाइम पे जो साल स्टार्ट होता है उस टाइम का जो फर्स्ट सेशन होता है लोकसभा का, उसमें भी जो है प्रेसिडेंट ही एड्रेस करेगा। And he can send message to the House of Parliament whether with respect to the bill pending in Parliament or otherwise। अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट में कोई बिल पेंडिंग पड़ा था तो प्रेसिडेंट उनको वहां पे बोल सकता है कि आपने इस बिल को पेंडिंग क्यों रखा हुआ है, आप इस पे काम कीजिए। सो नेक्स्ट आता है ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोक सभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स मीटिंग व्हेन ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वेकेंट। जिस टाइम पे स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर प्रेजेंट ना हो तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर किसी को अपॉइंट कर सकता है उनको प्रिसाइड करने के लिए कि वो जो एज अ स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर वहाँ पे काम करे। तो वो यही सेम चीज़ है वो यहाँ पे राज्यसभा के लिए भी कर सकता है, जिस टाइम पे चेयरपर्सन या फिर डिप्टी चेयरपर्सन का ऑफिस वेकेंट हो। सो नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? वो जो राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। एंड ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो वो जो 2 लोकसभा के मेंबर्स थे नॉन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, उनको भी यहाँ पे प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते थे। और अब जो इस पॉइंट का कोई यहाँ पे तर्क रह नहीं गई है, बिकॉज यहाँ से इसको अभी हटा दिया गया है, बिकॉज लोकसभा में और राज्यसभा में अभी जो है एंग्लो इंडियन मेंबर्स की नॉमिनेशन नहीं होती है। So next is he decide on question as to disqualification of the member of parliament in consultation with the election commission। कि अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, उनको पार्लियामेंट से निकालना है, तो वो भी कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, बट इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से। एंड हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। और कुछ जो बिल्स हैं पार्लियामेंट में उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की जो है प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। और व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि जो लोकसभा एंड राज्यसभा है उन्होंने बिल पास कर दिया, यानी कि पार्लियामेंट में बिल जो है वो पास हो चुका है। अभी उसको बिल को प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजा गया है। तो अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? वो चाहें तो उस बिल को कंसेंट दे सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं। वो चाहें तो अपने असेंट को होल्ड भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो उस बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि वो बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं। और अगर वापस भेजने के बाद जो पार्लियामेंट है वो कोई अमेंडमेंट करके उस बिल को फिर से पास कर दे, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो उस बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं, तो उस टाइम पे उनको वहां पे साइन करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट आता है कि व्हेन अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास कर दिया है और अगर उस बिल को गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जो था वो रिजर्व कर लिया,
तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ कि वो असेंट दे सकते हैं अपनी, वो चाहें तो अपनी असेंट को होल्ड कर सकते हैं, वो चाहें तो गवर्नर को उस बिल को रिटर्न करने के लिए भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट है ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं जिस टाइम पे जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं होगी। एंड ही लेज अ रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स बिफोर द पार्लियामेंट। सो इन सब की जो रिपोर्ट है उन उसको पार्लियामेंट के सामने कौन रखेगा, प्रेसिडेंट। और वो क्या कर सकते हैं, वो रेगुलेशंस बना सकते हैं पीस एंड प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए, किन की, अंडमान एंड निकोबार की, लक्षद्वीप की, दादरा एंड नगर हवेली की, दमन दीव एंड लद्दाख की। सो नेक्स्ट आती है हमारी फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर में से कौन कौन से पावर एंड फंक्शंस है प्रेसिडेंट के पास, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, कि अगर आपको मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में तो उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। एंड ही कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो यूनियन बजट है वहां पे भी जो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की जरूरत होगी, ही कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में रखेंगे। नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, उनकी रिकमेंडेशन के बिना किसी भी डिमांड को ग्रांट की एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर्स। मान लीजिए कि कोई अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर्स के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है फंड की, तो वो यहाँ पे जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांस दे सकते हैं। एंड ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, और हर 5 साल के बाद यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, प्रेसिडेंट। सो नेक्स्ट आता है हमारी जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में सबसे पहली है कि चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन या फिर ऑफ लॉ या फिर फैक्ट पे एडवाइस मांग सकते हैं। और क्या जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास, ही कैन ग्रांट पार्डन, despite remission of punishment or suspend, remit or commute the sentence of any person convict of any offense, कि वो अगर किसी पर्सन को सजा दी गई है तो उसकी सजा को वो माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो कौन कौन से केसेस में, इन केस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंसेस बाय अ कोर्ट मार्शल, अगर कोर्ट मार्शल के द्वारा किसी को कोई पनिशमेंट दी गई है तो वहां पे जो है प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकते हैं या फिर उसकी पनिशमेंट को कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। इन केस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंसेस इफ फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, तो अगर यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया गया है तो वहां पे भी जो है प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है तो वहां पे भी प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सजा को माफ कर सकते हैं या फिर उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं उसकी सजा। नेक्स्ट आती है हमारी डिप्लोमेटिक पावर्स। जो डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ अ प्रेसिडेंट, कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज या फिर एग्रीमेंट्स होते हैं उन सबको कंक्लूड किसके बिहाफ में किया जाता है, प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। एंड ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स एंड सेंड एंड रिसीव डिप्लोमैट्स लाइक एम्बेसडर्स, हायर कमिश्नर्स। सो जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी फॉरेन कंट्रीज में हमारे डिप्लोमेट्स जाते हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज से डिप्लोमेट्स आते हैं, जैसे कि एम्बेसडर्स हो गए, फिर हाई कमिश्नर्स हो गए, तो उनको कौन भेजता है या फिर रिसीव करता है, प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट आती है हमारी मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री पावर्स में जो सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस के, डिफेंस फोर्सेस मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सो इनके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट। एंड ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ एंड एयरफोर्स के चीफ को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। एंड ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ अ पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी पावर, और इमरजेंसी पावर को प्रोविजंस के चैप्टर को हम बहुत अच्छे से इसके पहले कवर कर चुके हैं। तो कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे लगाई जाती हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी।
सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट को ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।